पहली जो टर्म आ रही है दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है प्रक्रिया। हिंदी में हम उसे बोलते हैं प्रक्रिया, यानी किसी भी चीज़ के होने का तरीका। जैसे हम बैठे हैं या फिर हम बैठे हैं, फिर हमने एक बुक उठाई और फिर पढ़ने लग गए, तो ये एक प्रोसेस हो गया, एक प्रक्रिया हो गई। तो प्रोसेस क्या होता है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना प्रोसेस कहलाता है। और स्टेट भी कौन सी होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया उसमें हम बात कर रहे हैं 3 स्टेट्स की। पहले हम बैठे हैं, उसके बाद हमने बुक उठाई है और फिर पढ़ने लग गए। अब इन प्रोसेसेस के बीच में जो हो रहा है वो डिफाइंड नहीं है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम इन 3 स्टेट्स की बात करते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट्स, कि हम उठकर कैसे बैठे हुए हैं, उसके बाद हमने जो बुक उठाई उसमें हम कितना उठे और क्या हमने किस प्रोसेस से बुक उठाई, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो बेसिकली हमारा जो एम्फेसिस है वो 3 चीज़ों के ऊपर है कि हम पहले बैठे हुए हैं, उसके बाद हमने बुक को उठाया है और उसके बाद हम पढ़ने लग गए। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती हैं? जो स्टेट्स सुटेबल सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स या फंक्शन से डिस्क्राइब की जा सकें या डिफाइन की जा सकें, और ये वेरिएबल्स सिस्टम की करंट स्टेट पर डिपेंड करेंगे, ना कि उस रास्ते पर, उस पाथ पर जिससे गुजरकर ये प्रोसेस हुआ और हम उस करंट स्टेट पर पहुँचे। स्टेट बदलती जाएगी तो वेरिएबल्स बदलते जाएंगे। सो thermodynamic process is a passage of thermodynamic system from an initial and final state of thermodynamic equilibrium, यानी यहाँ से गुजरकर यहाँ तक पहुँच गए और बीच में जितनी भी स्टेट्स बदली, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। तो इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए जो पैसेज था उसे हम बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब ड्यूरिंग प्रोसेस कुछ टर्म्स होती हैं। अगर प्रोसेस में की जब बात करते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। ये टर्म्स जस्ट नॉलेज से एक आपको बता रही हूँ। एक्सपेंशन, जैसे एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, इनकी हम बात करते हैं बार बार कि एक्सपेंशन हो गया, कंप्रेशन हो गया। ये होते क्या है? एक्सपेंशन का मतलब होता है हिंदी में विस्तार, किसी भी चीज़ का विस्तार होना। अब एक्सपेंशन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम में यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगाया है, यहाँ पर बाहर का प्रेशर है PO, इंटरनल जो सिस्टम है उसका मान लीजिए प्रेशर है PI। तो क्या होगा कि P0 यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हो गया कम, यानी कि कम है तो कंपैरेटिवली PI से PI ज़्यादा है, तो अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हुआ? कम। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा? अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा और वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसे बोलते हैं हम एक्सपेंशन। अब उल्टा केस ले लीजिए, जब P0 क्या है? ज़्यादा। अब P0 ज़्यादा हो गया तो बाहर से क्या होगा? अंदर की तरफ प्रेशर लगेगा, अंदर लगेगा तो वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो इसे हम बोलेंगे कंप्रेशन। तो इस तरह से ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन होती है। अब एक्सपेंशन जो एक कंप्रेशन और प्रेशर वर्ड के अंदर भी कई बार कंफ्यूजन होता है। तो कंप्रेशन क्या है और प्रेशर क्या है? ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। बेसिकली कंप्रेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो जो प्रेशर है वो क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस। इस तरह से प्रेशर को डिफाइन करते हैं। और कंप्रेशन किससे रिलेटेड है? कंप्रेशन में क्या होता है? कंप्रेशन में डेंसिटी बढ़ती है, तो डेंसिटी इंक्रीज होती है कंप्रेशन में। कंप्रेशन तब होता है जब डेंसिटी बढ़ रही है। तो कंप्रेशन जो है दैट इज रिलेटेड टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। लेकिन प्रेशर के केस में वॉल्यूम डिक्रीज हो भी सकता है, इंक्रीज हो भी, डिक्रीज भी हो सकता है, या कोई चेंज ना भी हो। यानी कि प्रेशर जो है वॉल्यूम के चेंज के बिना भी बदल सकता है। तो इन दोनों में ये बेसिक सा डिफरेंस है। जैसे हम एयर को जब हम प्रेशराइज करते हैं, जैसे प्रेशराइज टर्म यूज़ करते हैं, जब एयर प्रेशराइज होती है, एयर को हमने, यहाँ पर आपका कंटेनर है, इसमें एयर पड़ी है, तो एयर को जब हम प्रेशराइज कर रहे हैं तो प्रेशराइज करने पर जो नीचे एयर होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा, और इसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड एयर। तो प्रेशर
देने के बाद जो एयर में आ गया कंप्रेशन। लेकिन अगर मैं इस कंटेनर में डाल दूं लिक्विड वाटर, तो क्या होगा, अब मैंने यहाँ पर अगर इसे प्रेशराइज किया तो पानी क्या होगा, पानी बाहर की तरफ, मैटर डिस्प्लेस हो जाएगा, पानी बाहर की तरफ बिखर जाएगा। तो ये जो पानी है, दिस इज नॉट कॉल्ड कंप्रेस्ड वाटर, ये कंप्रेस्ड वाटर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जो प्रेशर और जो कंप्रेशन है वो इस तरह से इंटर रिलेटेड नहीं है। ये दोनों दोनों की जो मीनिंग है वो थोड़े से डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने बात की इस तरह की चीज़ों की। अब नेक्स्ट टर्म्स हैं, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, दैट इज़ प्रोसेस पाथ। अब प्रोसेस पाथ क्या होता है, किसी चीज़ का होना अगर प्रोसेस है तो उस होने के लिए कोई एक रास्ता भी चाहिए, उस रास्ते को हम बोलते हैं प्रोसेस पाथ। जिस रास्ते से इनिशियल पाथ से फाइनल पाथ पर पहुंचेंगे बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेट्स, वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट्स, इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेट से गुजर कर, तो उसे कहते हैं प्रोसेस पाथ। जैसे एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया था कि मान लीजिए मुझे यहाँ हिसार से दिल्ली जाना है, तो हिसार से दिल्ली जाने के लिए जो रास्ते में आएंगे, हांसी आएगा, रोहतक आएगा, बहादुरगढ़ आएगा। तो हिसार से मैं हांसी की तरफ जाऊंगी, हांसी से मैं रोहतक की तरफ जाऊंगी, रोहतक से जाएंगे बहादुरगढ़ की तरफ और फिर दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते को हम बोल रहे हैं प्रोसेस पाथ। अब इस रास्ते को मैप में ज्वाइन कर दीजिए तो जो कर्व मिलेगा दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, उसे हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। अब ये जो प्रोसेस पाथ है, इस यहाँ पर इस प्रोसेस पाथ को, ये जो ट्रेजेक्ट्री है, अगर ये जो कर्व है यहाँ से यहाँ तक मैप में गए, अब यहाँ से दिल्ली से वापस हिसार की तरफ आ गए, तो इस यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, तो ये इसे बोलते हैं साइकिल। यानी कि जो क्लोज्ड ट्रेजेक्ट्री होती है, क्लोज्ड कर्व होता है, दैट इज कॉल्ड साइकिल। साइकिल की खासियत क्या है, साइकिल में जहाँ से शुरू किया वहीं पर वापस यहाँ गए और फिर वापस आ गए, तो दिस इज कॉल्ड साइकिल। तो ये इस तरह से भी हो सकता है, या इस तरह से पाथ हमने चेंज कर दिया, यहाँ से इधर गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए और यहाँ वापस आ गए, इसे हम एक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइकिल। साइकिल क्या है बेसिकली, a cycle is a sequence of a number of thermodynamic processes that repeatedly returns the system to its original state। यानी कि यहाँ से गुजरते हुए वापस, ये repetitions भी हो सकती हैं। तो ये दो टर्म्स हैं, ट्रेजेक्ट्री और साइकिल। जो पाथ हुआ प्रोसेस पाथ को हमने ज्वाइन किया। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर सिंपल एक, यहाँ पर स्टेट, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, इस फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट की तरफ मान लीजिए इस रास्ते से गए, या इस रास्ते से गए, या इस रास्ते से गए, ये अलग अलग रास्ते हैं। तो जो ये रास्ते हैं, इन रास्तों को हम बोलते हैं प्रोसेस, और जब हम इन रास्तों को ज्वाइन कर देते हैं कर्व के साथ तो उसे हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। और अगर ये ट्रेजेक्ट्री क्लोज है तो दैट इज कॉल्ड साइकिल। अब कुछ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि प्रोसेस किस किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस की। जिस प्रोसेस में प्रोसेस पाथ साइकिल से रिप्रेजेंट किया जा सके, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। अगर मैं इस पीवी डायग्राम की बात करूं, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर, ये आपकी फर्स्ट स्टेट है, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये यहाँ बी में चले गए, फिर हम यहाँ सी में चले गए, फिर सी से यहाँ पर डी में चले गए और वापस ए में चले गए। तो ये जो पाथ कवर किया ए बी सी डी का, ये जो पाथ है वापस ए में चले गए, इसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इस तरह के प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर ख़त्म हो रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और नॉन साइक्लिक प्रोसेस डेफिनेटली वो प्रोसेसेस जो साइक्लिक नहीं है, उसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो सिंपल यहाँ से शुरू हुए, यहाँ गए, ये नॉन साइक्लिक पाथ है, क्योंकि ये बात वापस यहाँ तक भी आए हैं, या फिर ये यहाँ चले गए, जिस तरह से प्रोसेस में। तो ये जो पाथ है, इस तरह के प्रोसेसेस को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो नेक्स्ट आ रही है, दैट इज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी वर्ड जो है यहाँ पर हमने यूज़ किया है, क्वाजी स्टैटिक, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो तरह के यहाँ पर हम प्रोसेस की बात करेंगे, क्वाजी और नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस। अब क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, क्वाजी वर्ड का मतलब होता है ऑलमोस्ट।
अपरेंटली बट नॉट रियली, यानी कि रियल जैसा लग रहा है लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। हमें कुछ आभास हो रहा है कि ऐसा है लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो क्वाजी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है एट रेस्ट। तो अगर इन दोनों शब्दों को हम जोड़ दें तो ये क्या है, ऑलमोस्ट एट रेस्ट, मतलब लगता तो है रेस्ट पर है पर रियल में रेस्ट पर नहीं होते ये प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस की खासियत ये है कि ये बहुत ही स्लो होते हैं। ऐसा लगता है कि कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, इतने स्लो ये इनका जो मूवमेंट होता है, इनका जो मोशन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, पर एक्चुअल में प्रोसेस हो रहा होता है। इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। जैसे आप सवेरे उठकर तैयार होते हैं और कई बार इतना स्लो तैयार होते हैं कि मम्मी को भी लगता है कि आपने कोई काम किया ही नहीं है, मम्मी बार बार बोल रही है कि चलो जल्दी कुछ काम करो। तो वो क्या हो गया, आपका वो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है जिसमें कि आपको तो लग रहा है कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपकी मम्मी को लग ही नहीं रहा कि आपका काम हो रहा है। या किसी के साथ आप बहुत ही स्लो चलो तो दूसरा बंदा यही बोलेगा कि आप चल ही नहीं रहे हो। तो इस तरह के प्रोसेसेस को बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस। अब जिनको लग ही नहीं रहा है कि काम हो भी रहा है, कुछ कोई कर भी रहा है और उसके बावजूद भी हम इतने इंटरेस्टेड हैं इन सबको पढ़ने में, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस को पढ़ने में, तो इसका मतलब इनकी कुछ तो खासियत होगी ही। वैसे तो हम कोई काम करते हैं तो फटाफट अगर हम उस काम को करते हैं तो लोग अप्रिशिएट ही करते हैं कि फटाफट कर दिया इसने, तो बहुत जल्दी कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने कहावत भी सुनी होगी, हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो यहाँ पर जैसे हिंदी में जिसे बोलते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, सेम कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स में। यहाँ पर हमने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे प्रोसेस को परस्यू करना है और उसकी स्टेट्स को मेजर करना है। ये है थर्मोडायनेमिक्स का एम। इसीलिए क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने आपको पूरा सिलेबस करवा दिया 2 दिन के अंदर, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, कोई ऐसी स्टेट नहीं, आपको वो जो सिलेबस का जो कोई आइडिया नहीं लगेगा, आपको ओवरऑल आपको कोई भी चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी नहीं। और अगर मैं टॉपिक्स को थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे स्लो पेस में करवाऊंगी तो क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी, यानी कि एक तरह की इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाएगी, यानी कि वो एक प्रॉपर एक उसकी एक स्टेट बन जाएगी कि हाँ ये पॉइंट समझ में आ गया, नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। तो इसीलिए कुछ प्रोसेसेस के केस में, कुछ केसेस में बहुत फास्ट काम भी ठीक नहीं है, बल्कि स्लो प्रोसेसेस जो हैं वो बेटर हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की जब हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हमारे क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है, सिलेंडर में यहाँ पर मैंने पिस्टन लगा दिया। अब इस पिस्टन के ऊपर एक ये अभी जो स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग में क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर है। यहाँ पर अगर सिस्टम जो है, सिस्टम के अंदर कोई गैस है तो यहाँ पर गैस है, गैस का हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ मालूम है। अब मैंने पिस्टन के ऊपर क्या किया कि बहुत ही कम अमाउंट के कुछ सैंड ग्रेन्स डाल दिए। तो सैंड ग्रेन्स जब मैंने इसके ऊपर डाले, बहुत ही कम, 2 या 3 या बहुत कम अमाउंट में, तो सैंड ग्रेन्स डाले तो क्या होगा, ना के बराबर चेंजेस आएंगे। कुछ देर आप वेट कीजिए तो क्या होगा, आपकी जो स्टेट है, ये जो पीवीटी है, इनके अंदर कोई चेंज आ जाएगा और आप क्या कर पाओगे, आप वो जो चेंज है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपने वेट किया, वेट करने के बाद वो जो स्टेट है, जो भी हल्का सा जो भी चेंज आया है वो स्टेबल हो जाएगा और उस स्टेबिलिटी के बाद आप उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को दोबारा से नोट कर लीजिए। तो इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई और आपने इनके वेरिएबल्स कैलकुलेट कर लिए। अब क्या कीजिए, अब आप सैंड ग्रेन्स थोड़े से और डाल दीजिए। थोड़े से और डालने के बाद क्या होगा, अगेन इसको इक्विलिब्रियम पर आने की वेट कीजिए, इक्विलिब्रियम पर आया और उसके बाद आप दोबारा से ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिए। इसी तरह से जब तक आपका जो सिस्टम है वो इनिशियल पोजीशन से, यानी कि आपने मान लीजिए ये आपकी इनिशियल पोजीशन, आपको इसको हाफ करना है, इसका वॉल्यूम हाफ करना है, यहाँ तक लाना है। तो जब तक इस पोजीशन से इस पोजीशन तक नहीं आता, आप बहुत कम अमाउंट में, बहुत ही थोड़े वैल्यूज़ में सैंड ग्रेन्स को डालते रहिए और धीरे धीरे जो क्या होगा, बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारी इक्विलिब्रियम स्टेट से गुजरते हुए ये वाली इनिशियल स्टेट है, ये क्या होगी, यहाँ फाइनल स्टेट पर आ जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या किया कि बहुत स्लो प्रोसेस करवाकर इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट पर लेकर आए हैं
और बीच में इनफाइनाइट इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, जो सारी स्टेट्स इक्विलिब्रियम पर हैं और जिनकी वैल्यूज़, जिनके प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़, जिनके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को हम हर स्टेट के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक। अभी सेम प्रोसेस को हम फटाफट कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। नॉन क्वाजी स्टैटिक के बारे में भी पता होना चाहिए क्या है। अब मान लीजिए आपका यहाँ पर एक पिस्टन है, अब मैंने इसको सडन नीचे यहाँ पर कंप्रेस कर दिया और ये यहाँ आ गया। तो अब जब इसे सडन कंप्रेस किया तो क्या होगा, अचानक से यहाँ पर मैं इसे बड़ा सा सैंड ग्रेन की बजाय एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, तो इनिशियल स्टेट से ये फाइनल स्टेट पर आ गया। अब क्या होगा, आपने इस स्टेज के ऊपर पी, वी और टी की वैल्यूज़ नोट कर लिए। इस स्टेज के ऊपर भी हमें मालूम पड़ गया कि पीवीटी की वैल्यू क्या है, लेकिन जो बीच की स्टेज है, जब आपने पत्थर रखा और अचानक से ये इस स्टेट पर आ गया, तो जो बीच की इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं उनकी स्टेट फंक्शंस या उनके वेरिएबल्स हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसे बोलते हैं नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ये क्वाजी स्टैटिक हो गया, ये नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस हो गया। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को अगर हमने जो आपकी प्रॉपर्टी डायग्राम्स हैं, जैसे पीवी डायग्राम है या टीएस डायग्राम, जो भी हम ड्रॉ करेंगे, तो जो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस होते हैं उन्हें हम मान लीजिए ये इनिशियल स्टेट है 1, ये फाइनल स्टेट 1 है 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके बीच यहाँ पर ये फर्स्ट आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई, इंटरमीडिएट स्टेट ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई। इस तरह से हम इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जब जाना है तो हमारे पास बीच में बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेट्स आएंगी और वो इतनी उसमें जो प्रोसेस है वो इतना स्लो है कि जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूस हो जाएगी। और क्वाजी स्टैटिक जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर्टी डायग्राम के ऊपर, क्योंकि आपके इंटरमीडिएट स्टेट्स को हम ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो ग्राफ आता है वो क्या आ गया, कंटिन्यूस ग्राफ आ गया। जबकि अगर नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस की बात करें तो फर्स्ट से सेकंड पर जाना है। अब फर्स्ट से सेकंड पर गए, इमीडिएट चले गए, यहाँ इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेट है ही नहीं, तो क्या है, फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाना है, हमारे पास बीच में हमें रास्ता एग्जैक्ट क्लियर ही नहीं है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड स्टेट की तरफ जाने के लिए इसको जो ज्वाइन करते हैं इसको हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं। अगर डॉटेड लाइंस हैं तो इसका मतलब नॉन क्वाजी स्टैटिक, और अगर सॉलिड लाइंस हैं तो इसका मतलब क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। अब जो नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे दैट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब मान लीजिए एक प्रोसेस हुआ, अब उस प्रोसेस की अगर कुछ खासियत, उस प्रोसेस की अगर हम बात करें, कोई भी प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है, मान लीजिए वो प्रोसेस है जो डायरेक्ट प्रोसेस है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम उसकी डायरेक्शन को कम्प्लीटली रिवर्स कर सकें। पहली खासियत ये होनी चाहिए। दूसरी खासियत क्या होनी चाहिए कि जिस रास्ते से वो डायरेक्ट प्रोसेस में गया है सेम रास्ते से वो वापस आए। और तीसरी खासियत ये कि जब वो इधर से गया और इधर वापस आया तो सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर कोई असर ना हो। अगर ये तीन जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या खास है कि जिस डायरेक्ट प्रोसेस में जो भी आपका पाथ है उस पाथ को वो कंप्लीटली रीट्रेस कर सके विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इस तरह के प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में क्या है कि पाथ सेम रहेगा, ये कंडीशंस जो है ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी जो सिस्टम और सराउंडिंग है उसके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। यानी कि जितनी एनर्जी आपने यहाँ से यहाँ लगाई उतनी ही एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आने में वापस आ जाए, यानी कोई चेंज नहीं, किसी भी क्वांटिटी पर, किसी भी वेरिएबल पर कोई चेंज नहीं हो। तो इस तरह के प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और आपने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, इस तरह के प्रोसेसेस एक्चुअल में नहीं होते हैं। एक्चुअल में रिवर्सिबल प्रोसेसेस पॉसिबल नहीं है। इन्हें हम आइडियल प्रोसेसेस या इमेजिनरी प्रोसेसेस बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसे प्रोसेसेस नहीं होते हैं, क्योंकि कंप्लीटली रीट्रेस अगर कर भी लिया है तो सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। ऐसी पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि जो एनर्जी है वो फ्रिक्शन के थ्रू हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ
लॉस होगा एनर्जी का, तो इसीलिए कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेसेस पॉसिबल नहीं है। और जो प्रोसेसेस रिवर्सिबल नहीं है उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल, यानी कि जो इन 3 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं और इनके अलावा भी ये इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया, तो दोज प्रोसेसेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे अगर आपने कोई ड्रेस ली और आपको पसंद नहीं आई, तो आप वापस करने गए दुकान के ऊपर और आपको पैसे वापस मिल गए, तो ये तो हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि अब आप ड्रेस दुकान वाले के पास चली गई और आपके पास पैसे आ गए। आप पैसे वापस, आप ड्रेस वापस करने गए, उसने पैसे नहीं दिए, उसने कहा कोई और ड्रेस चेंज कर लो, एक्सचेंज कर लो उसको, तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस तरह से हम ये सिंपल एग्जाम्पल से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस की जो सबसे बढ़िया खासियत, अभी जो क्वाजी स्टैटिक के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऑल क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस आर नॉट रिवर्सिबल। ये ज़रूरी नहीं है जितने भी स्लो प्रोसेसेस होंगे वो सब रिवर्सिबल हों, लेकिन ये किसी भी प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए उसका क्वाजी स्टैटिक होना ज़रूरी है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए वो प्रोसेस बहुत ही स्लो होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। अगर आपने कोई भी प्रोसेस ड्रास्टिकली, अगर आपका कोई प्रोसेस है वो ड्रास्टिकली हुआ है, तो उस केस में वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो हमेशा क्वाजी स्टैटिक ही होंगे। यहाँ पर एक और चीज़, साइक्लिक प्रोसेस, मैंने जब रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में बोला कि एक चीज़ यहाँ से शुरू हुई, यहाँ गई और वापस फिर इधर आ गई, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। सेम बात हमने साइक्लिक प्रोसेस में पढ़ी थी, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। साइक्लिक प्रोसेस में क्या मैंने बोला था कि यहाँ से गए, यहाँ आ गए, यहाँ गए और यहाँ आ गए, तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। अब ये साइक्लिक प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। और साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है, यहाँ गए और यहाँ से फिर वापस आ गए, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस भी है और ये साइक्लिक भी रहेगा और रिवर्सिबल भी रहेगा। ये साइक्लिक है और नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। अभी मैंने पढ़ा कि जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं वो क्वाजी स्टैटिक होनी चाहिए, जैसे सैंड ग्रेन का एग्जांपल लिया था। अब जब सैंड ग्रेन्स धीरे धीरे हम ऐड कर रहे हैं तो स्टेट्स बदल रही है, ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है, इतना कि एक स्टेज पर कुछ सैंड ग्रेन्स अगर आपने रिमूव किए तो सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पर हमने जब सैंड ग्रेन्स ऐड कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो एक स्टेज पर हमने कुछ सैंड ग्रेन्स को रिमूव कर लिया, तो सिस्टम क्या करेगा, अपनी जो पिछली इक्विलिब्रियम स्टेट थी उसको वापस रिटेन कर लेगा, और इस तरह से रिटेन करेगा कि सिस्टम और सराउंडिंग्स पे असर नहीं होगा। हालांकि ये इमेजिनरी सिचुएशन है, फिर भी जो हम मान के चल रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस के केस में, क्योंकि ये प्रोसेसेस इतने स्लो हम इनको कर रहे हैं कि जो आपका ये इस प्रोसेस को हम रिट्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से सडन लॉस नहीं होता। यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर मैं दूंगी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, जो स्लो वर्ड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। जैसे हम वार्म अप करते हैं, तो वार्म अप करने के लिए पहले बहुत लाइट एक्सरसाइजेस करते हैं और उसके बाद हैवी एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। तो जो लाइट एक्सरसाइजेस करने का मकसद ये होता है कि जब आपकी बॉडी इस स्टेट के अंदर है, तो अगर आप बहुत ही कम इसके ऊपर बर्डन डालोगे तो वो बॉडी जो है वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ सकती है। लेकिन अगर मैं सडनली ड्रास्टिक चेंज डाल दूंगी, यानी सडनली बहुत हाई लेवल की हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, तो हमारी बॉडी में स्ट्रेचेस आ जाएंगे, तो स्ट्रेन्स आ जाएंगे, तो इसका मतलब हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में वापस नहीं आएगी। जिस तरह से वेट लिफ्टर्स होते हैं, वेट उठाते हैं, तो वो पहले क्या करते हैं, वो इनिशियली कम वेट उठाते हैं ताकि उनकी बॉडी के ऊपर एकदम से कोई ड्रास्टिक असर ना पड़े। उनकी बॉडी को पहले कम वेट उठाया, कम वेट उठाकर वो अपनी बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर लेके आते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा और वेट ऐड करते हैं, फिर उनकी बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट पर आती है, फिर ऐड करते हैं, और इस तरह से इनिशियल से फाइनल स्टेट, यानी कि जितना भी वेट उन्होंने उठाना है उतना वेट वो उठाते हैं, और इस तरह से वो अपना प्रोसेस करते हैं। अगर हमने उसे डायरेक्ट वो हैवी वेट उठा लिया तो हैवी वेट वो नहीं उठा पाते, इनफैक्ट उनकी बॉडी के ऊपर भी उस चीज़ का स्ट्रेन या असर आता है। तो इसीलिए इस तरह के प्रोसेसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेसेस को क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस की क्वाजी स्टैटिक फॉर्म के अंदर उसको प्रोसेस को परस्यू करते हैं, ताकि जो आपका सिस्टम है उसमें ड्रास्टिकली चेंजेस ना आए, वो स्लो चेंजेस आए, और वो स्लो चेंजेस भी इस तरह से आए कि हम उन्हें कैलकुलेट कर सकें।
अब मज़े की बात क्या है कि हम अभी मैंने बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस एक्चुअल में नहीं होते, आइडल प्रोसेसेस हैं, और पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ना ही नहीं कोई है। तो अब इसका मतलब कि कुछ तो ऐसा है कि जब जितने प्रोसेसेस हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर पानी है, पानी नीचे गिर रहा है, झरना बह रहा है और पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब वो पानी अपने आप ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। नेचर में यूजुअली इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमने इमेजिन करना है और फिर रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। तो अब क्या खासियत है रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात करते हैं। देखिए, एक आइडियल कंडीशन की हम बात करते हैं। आइडियल कंडीशन में हम बोलते हैं कि हमेशा सच बोलो। हम बुक्स में जब पढ़ते हैं तो हमेशा कहते हैं कि सच बोलो। अब ये हर बुक में पढ़ाया जाता है। अब किसी के फ़ायदे के लिए झूठ बोल सकते हैं, किसी का दिल रखने के लिए झूठ बोल सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोल सकते हैं। ये सारी डेविएशंस को हम पढ़ाते नहीं हैं। आइडियल कंडीशन क्या है, सच बोलना है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल बिहेव करते हैं तो इस आइडियल कंडीशन से हम ये अपने आप डेविएशन कर लेते हैं। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पर है, यानी कि हम आइडियल कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो प्रैक्टिकल जो डेविएशंस हैं उनके अंदर उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो रही हैं, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनके बारे में हम आइडियल कंडीशन को पढ़ते हुए डिड्यूस करेंगे उन चीज़ों को। अब इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में नहीं पढ़ पाते, रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। वजह क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस की खासियत क्या है। अब फिजिक्स में हम क्या पढ़ना चाहेंगे, जिस चीज़ के बारे में हमें मालूम नहीं है उस चीज़ के बारे में हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन या किसी भी तरह की कोई ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, ये इनिशियल स्टेट है और ये मान लीजिए फाइनल स्टेट है। तो इनिशियल से फाइनल पर आने के लिए बहुत सारी इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें मालूम है, जिनके स्टेट फंक्शंस के बारे में हमें मालूम है। तो अब और जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, ये वाली स्टेट मालूम है, ये स्टेट मालूम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में क्या हो रहा है वो हमें मालूम ही नहीं है। जिस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है डेफिनेटली हम उसके बारे में तो नहीं पढ़ना चाहेंगे। जिन चीज़ों के बारे में मालूम है अब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम रिवर्सिबल प्रोसेसेस में इंटरेस्टेड हैं। तो जिनके कैलकुलेट हो सकते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम मेजर कर सकें या कैलकुलेट कर सकें, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं, उनके बारे में हमें नॉलेज है, हमें उनकी वैल्यूज़ के बारे में हमें मालूम है, तो इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अगेन वही चीज़ है कि यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड स्टेट पर जा रहे हैं। तो यहाँ से फर्स्ट से सेकंड स्टेट पर जाने में जितने भी बीच में कंटिन्यूस इमीडिएट स्टेट्स हैं, स्टेबल स्टेट्स, जो इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं, उन सब के बारे में हमें मालूम है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कंटिन्यूस आएगा, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस नहीं होता। फर्स्ट से सेकंड स्टेट पर हम जब गए हैं तो हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उस पाथ के बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसीलिए डेफिनेटली जिस चीज़ के बारे में पता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया भी था कि एक एग्जांपल स्टेयर्स की बात करेंगे। मान लीजिए स्टेयर्स हैं, ये बहुत सारी, यहाँ से फर्स्ट स्टेयर पर गए, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो ये जो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन के बारे में यहाँ हर जगह पर अपनी पोजीशन के बारे में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ दे सकते हैं। लेकिन अगर मैंने फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर डायरेक्ट जंप की तो बीच में क्या हुआ उसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। उसको किसी भी तरह के ना हमें उस पाथ को हम उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ही हम उसके स्टेट फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, बीच की स्टेट्स को। इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेसेस में जो कंटिन्यूस ग्राफ है बन सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेसेस हमारे इंटरेस्ट के होते हैं। अब रिवर्सिबल प्रोसेसेस को क्या है, हम एक लिमिटिंग केस के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक आइडियल केस के तौर पे यहाँ पर हम इसको प्रेजेंट करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेसेस की खासियत क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस की बात यहाँ पर मैं करूँगी। रिवर्सिबल प्रोसेसेस में वर्क डन ऑन द सिस्टम के ऊपर जो काम किया जा रहा है वो है लोएस्ट, सबसे कम, मिनिमम। और अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय द सिस्टम तो दैट इज मैक्सिमम।
ये कार्नोट साइकिल में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि हम बहुत ही टुकड़ों में छोटा छोटा काम कर रहे हैं, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो बहुत ही कम होगा, लोएस्ट होगा किसी भी और दूसरे प्रोसेस से। और वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में वो मैक्सिमम होगा। तो डेफिनेटली हम कम काम करके ज़्यादा काम लेना चाहेंगे, तो इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो पढ़ने के लिए हमारे लिए बेस्ट है। उसके बाद हमने अभी यहीं पर बात की, हमें कुछ चीज़ों के बारे में मालूम है, तो डेफिनेटली हम जिन चीज़ों के बारे में मालूम है उनकी कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज गिवन बाय पी डीवी का इंटीग्रेशन। अब अगर मैं यहाँ पर डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। जो वॉल्यूम के हर चेंज के लिए अगर मुझे पी की वैल्यू मालूम है तभी मैं इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर मुझे मान लीजिए हर चेंज के लिए पी की वैल्यू ही नहीं मालूम तो मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो पी की वैल्यू है यानी कि वॉल्यूम जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बदला है, तो हर पॉइंट के ऊपर पी की क्या वैल्यू है वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो वो मैं कैलकुलेट कौन से प्रोसेस के लिए कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मुझे बीच की किसी भी स्टेट की प्रेशर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो मेरे लिए यहाँ पर पी डी वी, ये यहाँ पर मुझे जो प्रोसेस लेना है वो रिवर्सिबल लेना पड़ेगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये स्टेट फंक्शंस हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैं वर्क डन को कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो कैलकुलेशन करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब जैसे बात करें हम हीट की बात करते हैं, तो चेंज इन हीट जो है दैट इज़ गिवन बाय TdS, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, जहाँ पर T क्या है, एंट्रोपी होती है, T टेम्परेचर होता है और DS जो होता है वो एंट्रोपी होती है। तो हीट जो है वो इस फॉर्मूले से दी जा सकती है। तो इस केस में एक्चुअल में क्या होता है कि हम रिवर्सिबल प्रोसेस से शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया था आइडियल कंडीशन से शुरू करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस से शुरू करके हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं। कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यूज़ आई, एक्चुअल वैल्यूज़ आई, वो हमने देखी। और हमने जो एक्सपेरिमेंट से जो एक्चुअल में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं नेचर के अंदर उनमें वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंट से। और फिर इस एक्चुअल जो रिवर्सिबल प्रोसेस से जो एक्चुअल वैल्यू आई और जो नेचर में एक्चुअल में जो हो रहे हैं प्रोसेसेस, उन एक्सपेरिमेंट से हमने जो वैल्यूज़ निकाली उनको हमने कंपेयर किया और उस कंपैरिजन से हमने फिर अप्रॉक्सीमेशन निकाली। तो ये तरीका है हमारा थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने का। अब मैथमेटिकल एनालिसिस भी कुछ करने हैं अगर हमने, तो जैसे हमने बोला कि हम क्या करते हैं कि प्रोसेस को रिवर्सिबल एज्यूम करते हैं। प्रोसेस को हमने रिवर्सिबल एज्यूम किया, यानी कि हमने उसे मान लिया कि रिवर्सिबल है। उसके बाद जैसे अगर फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ हमारा होता है डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू जो है दैट इज टी डी एस और डी डब्ल्यू जो है ये अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ लिख रही हूँ पी डी वी के बराबर है। तो देखिए TSPV ये चार यहाँ पर वेरिएबल्स हैं और हमने देखा ये चारों वेरिएबल्स क्या हैं, स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस का मतलब क्या हो गया कि ये चारों वेरिएबल्स पाथ पर डिपेंड नहीं करते, चाहे पाथ रिवर्सिबल है, चाहे इरिवर्सिबल है, चाहे कोई भी पाथ है, उन सब के लिए ये इक्वेशन क्या रहेगी, वैलिड हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। क्योंकि रिवर्सिबल से शुरू किया, रिवर्सिबल के लिए हमें सारी वैल्यूज़ मालूम है और उसके बाद हमने कैलकुलेशंस की और कैलकुलेशन के बाद मैथमेटिकली उनको एनालाइज किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेसेस में। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में जैसे मैंने बताया कि बीच की वैल्यूज़ नहीं मालूम होती हैं, इसीलिए उन प्रोसेसेस को लेकर हम अपनी थर्मोडायनेमिक्स की कैलकुलेशंस या थर्मोडायनेमिक्स के एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेसेस हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस, इसीलिए जब भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेसेस को कंसिडर करेंगे और उसके बाद उनकी सारी कैलकुलेशन करेंगे। ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस का इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आपको आएगा कि कंसिडर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस